Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our lecture series on UPSC Mains 2022. Now as you guys all know by now कि हम internal security का topic कर रहे हैं in a thematic fashion. GS3 General Studies 3 का पेपर हम themes के थ्रू कवर कर रहे हैं for your mains examination, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स हो चुके हैं. So we have covered the entire syllabus of Indian economy in a thematic fashion, which would have been very useful, very instrumental for your mains preparation this year. Now internal security भी आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल स्टडीज 3 का. तो इंटरनल सिक्योरिटी के भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं. तो आज जिस लेक्चर की हम बात करेंगे, जिस टॉपिक की हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, दैट रिलेट्स टू कोस्टल सिक्योरिटी. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करी थी और उसमें भी स्पेसिफिकली लैंड बॉर्डर की बात की थी. आज हम बात करेंगे कोस्टल सिक्योरिटी की, बिकॉज वी हैव टू सिक्योर आवर कोस्ट लाइंस एज वेल. तो कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या थीम्स हम आज कवर करेंगे, और वो थीम्स हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, राइट, मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. सो लेट्स टेक अ लुक एट द थीम्स दैट वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ऑलराइट, थीम्स टू बी कवर्ड. नंबर 1 वुड बी अबाउट मैरिटाइम सिक्योरिटी. इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है मैरिटाइम सिक्योरिटी की, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया का क्या क्या आर्किटेक्चर है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेके, वो. देन कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, which means इंडिया का जो कोस्टल सिक्योरिटी है, इंडिया की जो कोस्टल सिक्योरिटी है, उसके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, ताकि इंडिया की कोस्ट लाइन सिक्योर रहे. तो इंडिया का कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है, उस पे we'll cover this. एंड इन द एंड हम कवर करेंगे पायरेसी को. जब भी कोस्टल सिक्योरिटी की बात होगी, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात होगी, तो उसमें पायरेसी का इश्यू तो आएगा ही आएगा, राइट. तो इन तीनों थीम्स को हम कवर करेंगे. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद थीम नंबर 1, मैरिटाइम सिक्योरिटी. ऑलराइट, नाउ इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस करेंगे. वन वुड बी 150 वर्ड एंड द अदर वुड बी 250 वर्ड, दैट इज 15 मार्कर और 10 मार्कर. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट. डिस्कस द नीड फॉर इंडिया टू सिक्योर इट्स मैरिटाइम रीजन्स. और ये छोटा क्वेश्चन है, 150 वर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपने अप्रोच कैसे करना है. जैसा कि आप जानते हो, हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यू राइट वन इंट्रोडक्शन, है ना. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी में. और पूरे चैलेंजेस आप डिटेल में नहीं दोगे, ब्रीफ में वन वर्ड आप चैलेंजेस लिखोगे. तो इंट्रोडक्शन में यू राइट चैलेंजेस, या मैरिटाइम सिक्योरिटी की डेफिनेशन दोगे पहले आप, कि मैरिटाइम सिक्योरिटी है क्या चीज, और मैरिटाइम सिक्योरिटी में इंडिया स्पेसिफिक क्या चैलेंजेस हैं. ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी. मैं भी दिखाता हूं कैसे, राइट. फिर जो मेन बॉडी है बहुत सिंपल है. इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा हुआ है कि इंडिया को अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी क्यों इंश्योर करनी चाहिए. Why is there a need for maritime security, है ना. तो बॉडी में आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे, नीड फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी, राइट, और 1 2 3 करके इंपॉर्टेंस लिख दो. क्लियर. एंड में एक छोटी सी कंक्लूजन 1 और 2 लाइंस की, एंड योर आंसर वुड बी कंप्लीट. नाउ आपकी गाइडेंस के लिए कुछ की पॉइंट्स आपकी पीडीएफ में दिए हुए हैं, राइट. तो गाइडेंस के लिए जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन की पॉइंट्स में से इसके बारे में कौन से की पॉइंट्स हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इस पार्ट में आप क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो. ठीक है, पहले तो आपने देनी है मैरिटाइम सिक्योरिटी की डेफिनेशन. फिर मेजर मैरिटाइम इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इलीगल माइग्रेशन है, टेररिज्म है, पायरेसी है, एनवायरमेंटल डिजास्टर है. तो एक डेफिनेशन ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी 2 लाइनों की, और फिर ये पॉइंट्स लिख देना, एंड योर इंट्रोडक्शन वुड बी कंप्लीट. फिर आप आओगे नीड फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी. तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हो नीड फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी में. सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 90% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड बाय वॉल्यूम happens through sea routes, कोस्ट के थ्रू होता है. कोस्टल एरिया से ही आपके 90% ट्रेड हो रहा है इंडिया का. तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो मैरिटाइम डोमेन है वो सिक्योर हो. Securing sea lanes of communication is imperative for India's economic growth as major portion of imports and exports is carried on through maritime waters. फिर कोस्टल सिक्योरिटी के लिए
India 700 kilometer, 7,000 actually, 7,000 kilometer of coastline enhances its vulnerability to maritime threats. और पिछला जो हमारे कंट्री में सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ था, बॉम्बे टेरर अटैक, मुंबई टेरर अटैक 26/11, वो हुआ ही मैरिटाइम एरिया से था, कोस्टल रीजन से था। देन चाइना की असर्शन इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज्यादा होती जा रही है और इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को चाइना काउंटर करता जा रहा है। तो चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी चाहिए। देन हार्नेसिंग ब्लू इकोनॉमी। एज यू गाइस ऑल नो, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मैरिटाइम रिसोर्सेज को यूज करके आप अपनी इकोनॉमी को कैसे एनहांस कर सकते हो, उसके लिए मैरिटाइम रीजन में सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। The marine sector has immense future potential, but its development is possible only in a secure marine environment. ठीक है? Economic activities dependent on marine resources comprise 4.1% of India's economy, GDP. ठीक है? फिर धीरे धीरे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आते जा रहे हैं ना, वो हाई टेक सिक्योरिटी थ्रेट्स आते जा रहे हैं। तो इंडिया को टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप करना है ताकि इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर कर सकें। ठीक है? तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो इस पोर्शन में and end make conclusion, and that would be all. All right, make sense? Chalo, let's jump to question number 2, which is a more detailed one. Securing maritime domain is a complex process that requires cooperation at the national and international levels. In the light of the above statement, discuss issues plaguing maritime security and mechanisms in place to tackle these issues. तो एक क्वेश्चन ये भी एक तरह से डायरेक्ट है, बस इसे थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद एन असर्शन, और वो असर्शन क्या है एग्जामिनर की? कि देखो, मैरिटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताओ पहले कि इंडिया के कोस्टल रीजन में, मैरिटाइम रीजन में क्या क्या थ्रेट्स हैं, इश्यूज क्या हैं, और फिर नेक्स्ट में बताओ कि इंडिया ने क्या मैकेनिज्म्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, क्या मैकेनिज्म्स इन प्लेस रखे हैं टू टैकल दीज थ्रेट्स, है ना? डिस्कस द इश्यूज प्लेगिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू टैकल दीज इश्यूज। तो इसको भी आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो। पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, राइट? और इसमें, इस इंट्रोडक्शन में भी आप या इस वाले आंसर की इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो। सेपरेट क्वेश्चन है ये, राइट? तो जो हमने इसमें इंट्रोडक्शन लिखी थी ना क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन दिस पार्ट। क्लियर? नाउ आ जाती है बात मेन बॉडी की। तो मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे? अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देयरफॉर योर मेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो मेन बॉडी में पार्ट 1 आप क्या आंसर करोगे? पार्ट 1 में आप लिखोगे इश्यूज प्लेगिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, राइट? और 1 2 3 करके आप लिख दोगे पॉइंट्स, इश्यूज। देन आ जाती है बात आपके पार्ट 2 की। जैसे ही आप ये सारा लिख दोगे, हाफ योर आंसर वुड बी कंप्लीट। ठीक है? नाउ पार्ट 2 में आप क्या लिखोगे? मैकेनिज्म्स इन प्लेस to ensure maritime security। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी इंडिया में रहे, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। बाय द वे, ध्यान रहे इस क्वेश्चन में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के स्टेप्स भी आपने बताने, क्योंकि जो मैरिटाइम डोमेन है उसमें आपको बाकी कंट्रीज की कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। इंटरनेशनल वाटर्स जहां तक बात आती है, इंटरनेशनल वाटर्स की, तो इंडिया ने अपने लोकल लेवल पे क्या रखा हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंडिया ने क्या मैकेनिज्म्स इन प्लेस करें, दोनों आपने बताने हैं, दोनों बताने हैं इस पार्ट में। ठीक है? तो इस पार्ट में आप लिखोगे 1 2 3 करके। ठीक है? जैसे ही आप ये दोनों पार्ट्स खत्म कर दोगे, योर आंसर वुड बी कंप्लीट। नाउ टू ऐड चेरी ऑन टॉप ऑफ दिस केक, आपने बस 2 लाइन की कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन थोड़ी वे फॉरवर्डिश फॉर्म में होगी कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड और इंडिया क्या कर सकता है। 2-3 लाइंस एंड दैट वुड बी ऑल। ठीक है? नाउ टू गाइड यू, इस पोर्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। इश्यूज इन द मैरिटाइम डोमेन। मैरिटाइम रीजन इज अ ग्लोबल कॉमन। मैरिटाइम जो रीजन है
वो सारी कंट्रीज शेयर कर रही हैं। देखो जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसमें किसी भी एक कंट्री की सॉवरेनिटी नहीं है, तो पूरा जो ओशियन रीजन है वो बाकी सारी कंट्रीज के साथ हमें शेयर करना पड़ता है। इसीलिए सिंगल हैंडेडली कोई भी कंट्री इसे हैंडल नहीं कर सकती है सिंगल हैंडेडली, इसीलिए आपको कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मैरिटाइम रीजन इज अ ग्लोबल कॉमन। As most of the maritime region is part of high seas, no individual country can exercise sole jurisdiction over it. Therefore, many countries refrain from investing their resources for augmenting the security framework. This peculiarity enhances the vulnerability. क्योंकि किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए सारी कंट्रीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हटती हैं। इसी वजह से मैरिटाइम रीजन सिक्योर नहीं रह पाते। तो ये इशू नंबर 1 है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रीटीज लैक यूनिवर्सल कैरेक्टर। ना जितनी भी मेजर ट्रीटीज हैं वो रीजनल इन नेचर है। एक ही यूनिवर्सल ट्रीटी है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, पर उसकी भी ना इंप्लीमेंटेशन रीजनल लेवल पे स्ट्रांग है। द यूएस हैज ओनली साइंड यूएन क्लॉज बट नॉट रैटिफाइड, दस जनरेटिंग स्कोप फॉर वायलेशन। तो क्योंकि एक यूनिवर्सल लेवल पे कोई ट्रीटी नहीं है रैटिफाइड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन, इसीलिए इंप्लीमेंटेशन उन ट्रीटीज की अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रेगुलेशन या इंटरनेशनल लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होता। दैट इंश्योर्स मैरिटाइम सिक्योरिटी। देन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवरराइड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये ट्रीटीज काफी हद तक पता है कि इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि कई बार आपके खुद के कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इस ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन के काउंटर रन करते हैं। जैसे कि साउथ चाइना सी में चाइना के इंटरेस्ट हैं। अब यूएन क्लोज कहता है कि साउथ चाइना सी को फ्री एंड ओपन रखा जाए, पर चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि ना रखा जाए, उसमें चाइनीज सॉवरेनिटी हो। तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जियोपॉलिटिक्स बीच में आ रही है इंटरनेशनल लॉ के। डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ चल ही रहा है। अभी रिसेंटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ना फिलीपींस की साइड लेते हुए कहा है कि चाइनीज एग्रेशन इन साउथ चाइना सी इज रॉन्ग और चाइना को विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्या चाइना ने विड्रॉ किया? नहीं। चाइना की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं हम नहीं विड्रॉ करेंगे, तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। मेक सेंस? ठीक है, तो ये आपके कुछ इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ये कुछ की इश्यूज हैं जो आपने मेंशन करने ही करने हैं। बाकी और मैरिटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट आपका क्या आ जाता है? मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू इंश्योर मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं? एक तो इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फिर यूएन क्लॉज ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। ठीक है, दूसरा इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक पार्टनरशिप है। An initiative under Australia-India partnership that will help shape maritime cooperation in Indo-Pacific to support an open, inclusive, resilient, prosperous and rule-based maritime order. और ये पूरा initiative is based on 7 pillars. वो 7 के 7 pillars mention करने की जरूरत नहीं है। Then इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए in the maritime domain, especially in the Indo-Pacific region, क्वाड बनाया है, राइट? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया का है ये चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। देन कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। तो कई कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, कॉन्टैक्ट ग्रुप, जिससे जो सोमालियन पायरेसी है उसे रोका जा सके। फिर जो इंडियन ओशन रीजन में पायरेसी है उसके लिए एक इंटरनेशनल वो है रेगुलेशंस, जिसका नाम है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। और इस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट विच इज फॉर पायरेसी, उसमें एक अमेंडमेंट आई थी, जेदा अमेंडमेंट। ठीक है, जेदा इज अ प्लेस इन सऊदी अरेबिया। तो ये मैकेनिज्म्स इन प्लेस है। तो जब आप ये मैकेनिज्म्स लिखोगे तो 2-2 लाइन इनको एक्सप्लेन करते हुए लिख देना, एंड एंड में कंक्लूजन, एंड दैट वुड बी ऑल। ऑलराइट, चलो सर, थीम 1 व्हिच वाज मैरिटाइम सिक्योरिटी हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थीम 2, कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको हम एक ही क्वेश्चन से कवर कर लेंगे, बिकॉज इसमें ज्यादा से ज्यादा बस आपको यह जानना है कि इंडिया के पास कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो इसी एक क्वेश्चन में कर लेंगे हम, राइट? इंडिया के पास क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, 250 वर्ड्स में करना है। दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे।
ठीक है, इंट्रोडक्शन में यू विल एक्सप्लेन कोस्टल सिक्योरिटी, एक तरह से डेफिनेशन, एंड देन 3 एक लाइनों में सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, स्पेशली आफ्टर 2611 कोस्टल सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सिग्निफिकेंस बता दोगे तो 4 एक लाइन की आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। फिर आप आ जाते हो मेन बॉडी पे, और ये जो मेन बॉडी है ये भी 2 पार्ट्स की है। पार्ट 1 क्या है, ध्यान से देखना, एवोल्यूशन ऑफ इंडिया कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इंडिया में जब से इंडिया आजाद हुआ है 1947 से लेके अब तक कौन सी डेट पे कौन सी कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया ने एस्टैब्लिश करी है, और इंडिया का ओवरऑल क्या आर्किटेक्चर है। तो ये एवोल्यूशन वाला पार्ट है, राइट? पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है गैप्स, लूप होल्स इन योर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो पहले आप ये वाला पार्ट आंसर करोगे 1 2 3 करके, फिर आप ये वाला पार्ट आंसर करोगे 1 2 3 करके, एंड एंड में यू विल गिव अ कंक्लूजन। और कंक्लूजन पता कैसी होगी, अगेन वे फॉरवर्ड लिखोगे। और वे फॉरवर्ड भी किस चीज का, देखो अभी आप अपने आंसर में आपने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में क्या गैप्स हैं, तो वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि इन गैप्स को फिल करने के लिए इंडिया क्या क्या कर सकता है, राइट? तो इसमें कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होगी। नाउ एवोल्यूशन में आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो एवोल्यूशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। 1974 में कोस्टल रीजन से जो स्मगलिंग एक्टिविटीज हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए आपने बनाया कस्टम्स मरीन ऑर्गेनाइजेशन। फिर 1977 में आपका बना इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। 2005 में आप लेके आए कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, क्योंकि देखो जो कस्टम मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो कोस्ट गार्ड है उसे कोस्टल रीजन्स में अच्छे से ऑपरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन प्लेस, राइट? बोट्स, अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने बनाई कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, लॉन्च टू स्ट्रेंथन कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस थ्रू 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम। फिर आपके कंट्री में आया एक वाटरशेड मूवमेंट। बिफोर 26/11 से पहले कोस्टल सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, नेवी हैंडल करती थी बस उन चीजों को। पर कोस्टल रीजन्स आपकी इंटरनल सिक्योरिटी कैसे बर्बाद कर सकते हैं वो ध्यान में आया आपके 26/11 के मुंबई टेरर अटैक्स पे। तो उसके बाद आपने बहुत सारे चेंजेस किए। 26/11 में आपने क्या किया? मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस सिस्टम वाज स्ट्रेंथन्ड विद एक्सपेंशन इन द रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ वगैरह। फिर आपने ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना एनहांस करा है ताकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कि मैरीटाइम रीजन्स में क्या क्या चल रहा है वो आपकी बढ़ सके, सर्वेलेंस बेटर हो सके। तो उसके लिए नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईमैक वगैरह आपने बनाया। देन रेगुलर कंडक्ट ऑफ इंटर एजेंसी मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कि नेवी और कोस्ट गार्ड सिनर्जी में काम कर सके, कोऑपरेशन में काम कर सके। अगर कल को कोई थ्रेट आ जाता है तो जितनी भी ये एजेंसीज हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की, कोस्टल सिक्योरिटी, इनकी रेगुलर एक्सरसाइज होती रहे, ठीक है, मिलिट्री टाइप। इंक्रीज कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिर 2017 में ये 26/11 के बाद आपने सारे बड़े बड़े चेंजेस किए थे। 2017 में आपने प्रपोज किया कि एक मैरीटाइम थिएटर कमांड हो जिसमें इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के एसेट्स मिलके यूज किए जा सके। तो एक थिएटर कमांड बनाया जाए जहां पे ये तीनों फोर्सेस काम करें। क्लियर? तो ये तो एवोल्यूशन वाला पार्ट है। अब गैप्स क्या है एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर में वो आप लिखोगे, दैट इज पार्ट 2। Poor implementation of coastal infrastructure schemes by state governments, multiplicity of agencies resulting in poor coordination. कोस्टल सिक्योरिटी को हैंडल बीएसएफ भी कर रही है, कोस्ट गार्ड भी कर रही है, मरीन पुलिस भी कर रही है, ये सारी एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। देन डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेस ऑन टेररिज्म रिजल्टिंग इन लेस एम्फेसिस ऑन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, कि आप कोस्टल सिक्योरिटी को टेररिज्म के एंगल से ही देख रहे हो कि यहां से टेररिज्म ना हो जाए जो मुंबई टेरर अटैक्स में हुआ था। पर और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, उन पे फोकस कम है आपका। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इन मरीन पुलिस फोर्स आपकी खराब है। स्लो पेस ऑफ टेक अपग्रेडेशन,
नई नई टेक्नोलॉजी, देखो क्रिमिनल्स तो नई नई टेक्नोलॉजी, टेररिस्ट तो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते जा रहे हैं, आप धीरे हो। तो वो पोर्ट सिक्योरिटी, अब इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं वहां को भी, उन रीजन्स को भी सिक्योर करना है, क्योंकि वहीं से आपका ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना। इंडिया में मेजर पोर्ट्स की सिक्योरिटी तो ठीक है, पर माइनर पोर्ट्स जो 100 से भी ज्यादा हैं उनकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो ये गैप्स है, ठीक है। तो पार्ट 1 डन, पार्ट 2 डन। और भी आप लिख सकते हो पार्ट 2 में, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज की पॉइंट्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप क्या करोगे कंक्लूजन में? तो एनैक्ट द प्रपोज कोस्टल सिक्योरिटी बिल, अभी कोस्टल सिक्योरिटी बिल जिसमें सब कुछ सारे एजेंसीज के रोल्स वगैरह डिफाइंड होंगे वो। स्ट्रेंथनिंग द मैरिटाइम सर्वेलेंस सिस्टम, क्रिएशन ऑफ सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स, अभी मरीन पुलिस आपकी स्टेट्स के अंडर है, आप सेंट्रल लेवल पे मरीन पुलिस फोर्स बनाना चाहते हो। इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटी, जो फिशरमैन वगैरह हैं उनकी कोऑपरेशन चाहिए कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, तो वो। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स एंड मोर फंड्स एंड फाइनेंस फॉर कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और फंड चाहिए और फाइनेंस चाहिए, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है फॉर इफेक्टिव सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह। एंड दैट्स ऑल, ये आपका आंसर कंप्लीट है। क्लियर? ठीक है। तो कोस्टल सिक्योरिटी हमने तकरीबन पूरा ही कर लिया है, कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, विद दिस वन क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू थीम नंबर 3 व्हिच रिलेट्स टू पायरेसी। नाउ जैसा कि आप जानते हो कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क देता हूं, जिसमें मैं बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा, कोई की पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई हिंट्स नहीं है। वो क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन कौन सा है आज की क्लास का? नंबर 1, शेड सम लाइट ऑन द थ्रेट्स एंड स्टेटस ऑफ पायरेसी इन द इंडियन ओशन रीजन। छोटा क्वेश्चन है, 10 मार्कर, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या थ्रेट्स हैं, स्टेटस क्या है पायरेसी, ठीक है, 150 वर्ड्स में। क्लियर? अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग पायरेसी इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर इंडिया, इल्यूसिडेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे आप? ये बोलता है कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर पायरेसी इंडिया ने कंट्रोल करनी है इंडियन ओशन रीजन में। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो पायरेसी की डेफिनेशन दोगे और 3 एक लाइनों में थ्रेट्स पोज्ड बाय पायरेसी, पायरेसी से क्या क्या थ्रेट्स होते हैं 3 लाइनों में आप लिख दोगे, एंड दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन। देन आपने मेन बॉडी से स्टार्ट करना है, और मेन बॉडी इसमें भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। पार्ट 1 में आप क्या लिखोगे? जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को आप बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे, डेफिनेशन दोगे कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, इसमें जेदा अमेंडमेंट आई थी वो क्या थी। दूसरे पार्ट में आप बताओगे इसकी इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। इस क्वेश्चन में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इंडिया मेंबर है, इंडिया सिग्नेटरी है, या इंडिया को सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस ही मिला है, बट उस ऑब्जर्वर स्टेटस से भी इंडिया को बहुत सारे फायदे हैं। तो पार्ट 2 में आप वो फायदे लिखोगे, पार्ट 1 में आप जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है क्या वो बताओगे, और इसके एंड में एक छोटी सी कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टार्ट करोगे पायरेसी क्या होती है, उससे क्या थ्रेट्स होते हैं, फिर आप हेडिंग डालोगे जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, फिर आप बताओगे सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर इंडिया एंड कंक्लूजन, एंड दैट वुड बी योर आंसर, 250 वर्ड आंसर। ठीक है, तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट क्या, आपकी हेल्प के लिए ये की पॉइंट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ आडेन। It was adopted on 29 January 2009. It was established under IMO, International Maritime Organization के अंडर है। Under the code, the signatories agreed to cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy and armed robbery against ships. India joined DCOC, Djibouti Code of Conduct, as an observer. Observer status ही है इंडिया का। इसके सिग्नेटरीज कौन से हैं आप लिख सकते हो, पर 20 के 20 आपको सिग्नेटरीज याद नहीं रहेंगे, तो आपने बस लिखना इट हैज बीन साइंड बाय 20 कंट्रीज। मेंबर स्टेट्स आर लोकेटेड इन एरियाज adjoining रेड सी, गल्फ ऑफ आडेन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका।
ऑब्जर्वर कौन कौन है? इंडिया, जापान, नॉर्वे, यूके, यूएसए। सारे याद रखने की जरूरत नहीं, बस इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, इसमें जेडा अमेंडमेंट क्या थी? इस कोड ऑफ कंडक्ट में अमेंडमेंट करी थी। An amendment to DCOC was made in 2017 to cover other illicit maritime activities, जैसे human trafficking, illegal, unreported and unregulated fishing, national and regional capacity to address wider maritime security issues as the basis for sustainable development. इसमें sustainable development blue economy का भी मुद्दा डाल रहा है। अभी तक आप सिर्फ DCOC को पायरेसी की नजर से देख रहे थे। जेडा अमेंडमेंट ने DCOC का मैंडेट बढ़ा दिया और बता दिया कि ये सिर्फ पायरेसी पे फोकस नहीं करेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे कोस्टल मैरिटाइम क्राइम्स जो होते हैं, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज को भी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को भी इसी DCOC में कवर किया जाएगा। ना नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, बूस्टिंग इट्स इंडियन ओशन आउटरीच। इंडिया चाहता है अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाना इन द इंडियन ओशन रीजन, तो इंडिया कैन यूज दिस। उसी के लिए तो हम सागर लेके आए थे, सागर इनिशिएटिव, तो ये उससे हो सकता है। देन बूस्ट टू ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि जेडा अमेंडमेंट में अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्लू इकोनॉमी का भी एंगल है, तो इंडिया इसका फायदा उठा सकता है। देन कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल टू टैकल द मेनेस ऑफ पायरेसी। अब ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, इनके आगे भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो और क्या फायदा है इंडिया को, यू कैन डू दैट, और इन पे भी ज्यादा इलैबोरेट कर सकते हो। ये जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं इनको और इलैबोरेट करके लिखना है और पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एंड एंड में आपने बस एक कंक्लूजन देनी है 2-3 लाइनों की, एंड दैट वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर एंड आई होप कोस्टल सिक्योरिटी वाला जो आपका सिलेबस में पोर्शन है वो आपका अच्छे से कवर हो गया है। इट हैज एडेड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। Well, if you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. All right then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.